नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। केंद्र सरकार ने रबी की फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सबसे अधिक एमएसपी 500 रुपये प्रति क्विंटल मसूर की फसल पर बढ़ाई गई है। सरकार की ओर से इसे किसानों को दिवाली का तोहफा माना जा रहा है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने गेहूं समेत सभी रबी फसलों की एमएसपी में 9% की बढ़ोतरी का सिफारिश की थी। पिछले दिनों हुई बारिश से फसलों का नुकसान को देखते हुए इससे किसान को बड़ी राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार सरकार ने सरसों की एमएसपी में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। वहीं मसूर की एमएसपी में 500 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं की एमएसपी में 110 रुपये क्विंटल, जौ की भी 110 और यहाँ पे कुसुम की 209 रुपये प्रति क्विंटल और चना की एमएसपी में 105 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में सा और मात का खेल लगातार जारी है। एक महीने पहले यूक्रेन की सेना ने रूस को खार्किव जैसे बड़े शहर से खदेड़ दिया था और इसे रूसी सेना के हार के तौर पर प्रायश्चित किया गया था। अब रूस की सेना एक बार फिर से आक्रामक हमले कर रही है और खार्किव पर कब्जे का दावा किया है। मंगलवार को रूस की सेना ने दावा किया है कि उसने खार्किव पर कब्जा जमा लिया है। रूस की रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी सेना की यूनिट्स ने आक्रामक अभियान के तहत खार्किव की गारेबेविका पर कब्जा कर लिया। यह वही इलाका है जहां से रूसी सेना के पीछे हटना पड़ा था। बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई को लेकर गुजरात सरकार ने सोमवार को जवाब दिया है, लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नजर नहीं आया। सुनवाई कर रही कि बेंच ने कहा है कि यह जवाब बड़ा भारी भरकम और इसमें तथ्यों की कमी है। कोर्ट ने कहा है कि इसे हल्फनामे में अदालती फैसलों को भर दिया गया, लेकिन तथ्य छोड़ दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गुजरात सरकार के हल्फनामे पर जवाब देने के लिए 29 नवम्बर तक का वक्त दिया है। बता दें कि गुजरात सरकार इस बार 15 अगस्त पर गुजरात दंगों के समय बिल्किस बानो गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों को रिहा कर दिया था। इसके बाद 3 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ अर्जी दी थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव प्रदेश में हिंदी भाषा लागू करने के खिलाफ पेश किया गया। प्रस्ताव लाते हुए स्टालिन ने कहा है कि पंजाब भाजपा सोचती है वह केवल हिंदी लागू कराने के लिए सत्ता में आई हुई है। मंगलवार को विधानसभा में दिए भाषण के दौरान स्टालिन ने कहा कि बात केवल आधिकारिक या प्रशासनिक भाषा बनाने की नहीं है। भाजपा हिंदी को ताकत का प्रतीक बनाना चाहती है। स्टालिन ने कहा है कि भाजपा अंग्रेजी को प्रशासन से पूरी तरह से हटाना चाहती है। वह लोगों की अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हासिल करने से रोकना चाहती है। भाजपा कहती है कि प्रदेश की भाषा केवल बोलचाल के लिए है, उनका दिल तो हिंदी के लिए धड़कता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क खराब होने के चलते होने वाली घातक या गंभीर दुर्घटना के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में शामिल एनएचआई प्रतिनिधियों की लापरवाही पर गंभीरता से विचार किया। इस अनदेखी के कारण ही यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। एनएचआई की ओर से जारी सर्कुलर में इसकी जानकारी दी गई। सर्कुलर में कहा गया, यह ध्यान में आया है कि रोड मार्किंग, रोड साइनेज, क्रैश बैरियर जैसे सुरक्षा कार्यों को पंच सूची में रखकर सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। इससे न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा में समझौता होता है, बल्कि दुर्घटना मौत होने पर एनएचआई के नाम भी खराब होता है। मालूम हो कि लंबित कार्यों को एक श्रेणी के तहत रखा जाता है, जिसे पंच सूची कहा जाता है। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने किसानों को गिफ्ट दिया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 2023 से 24 सीजन के लिए 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। फसल और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने गेहूं के एमएसपी में 110 रुपये और जौ में 100 रुपये की बढ़ोतरी की और इस तरह गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक नया प्रयास कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि इस बार उम्मीदवार को चुनने के लिए पार्टी बैलेट वेटिंग का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा अधिकारियों के अनुसार चुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग की राय भी ले रही है। इस मामले पर बीजेपी राज्य इकाई अध्यक्ष सुरेश कश्यप का कहना है कि हम एक कैडर और संगठन आधिकारिक पार्टी हैं। बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करने के लिए भी जाने जाती है। इन सभी चीजों को देखते हुए हम उम्मीदवारों के बारे में फैसला करने से पहले हम पार्टी कार्यकर्ताओं की राय भी ले रहे हैं। त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में रेलवे ने दिवाली और छठ के मौके पर देश के पूर्वी हिस्से की तरफ 104 त्योहार स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इन ट्रेनों में किराया कम होने के कारण काफी भीड़ रहती है। ऐसे में जो यात्री अधिक किराया देकर भी बेहतर सुविधा चाहते हैं, उनके लिए भी रेलवे ने इस बार खास इंतजाम किया। इसके लिए रेलवे ने राजधानी स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। इसकी बुकिंग बुधवार सुबह से शुरू होगी। साल
साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण दिवाली के अगले दिन लगने जा रहा है। इसका प्रभाव भारत में पड़ेगा, इसलिए गर्भवती महिलाएं सावधान रहे, सूर्य ग्रहण के समय ये कार्य न करें। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं किसी भी नुकीली चीज का प्रयोग भूलकर भी न करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने पर उनके शिशु के अंदर विकृति आ सकती है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं किसी भी प्रकार की सिलाई, कढ़ाई आदि कोई कार्य कतई न करें। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सब्जी काटना, भोजन बनाना, नुकीले या धारदार उपकरणों से जुड़ा कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण इस बार आखिरी साल का लगने जा रहा है। प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। 30 अक्टूबर तक 2500 करोड़ का गन्ना भुगतान हो जाएगा। ये जानकारी बरेली पहुंचे कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने दी है। इसके अलावा मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में 6 रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया गया। और आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को परखने के लिए कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी बरेली पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज भाजपा सबसे मजबूत पार्टी के रूप में खड़ी है। संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस दिवाली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब सरकार संविदा प्रथा का अंत कर रही, यानी अब सभी कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। इससे संविदा कर्मचारियों में जबरदस्त खुशी की लहर है। दरअसल ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने जन्मदिन से पहले प्रदेश में संविदा प्रथा का अंत करने की घोषणा की है। सरकार ने राज्यवासियों को दीपावली का बड़ा तोहफा देते हुए ये ऐलान किया है कि अब प्रदेश में कोई भी संविदा पर काम नहीं करेगा। इसके तहत जब भी और अभी भी जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित कर दिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सोमवार को एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि हम आधिकारिक तौर पर सोमवार को सप्ताह के सबसे खराब दिन का रिकॉर्ड दे रहे हैं। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद कई लोग असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों। कई यूजर ने सवाल दागते हुए पूछा कि मंगलवार बुधवार क्यों नहीं। कुछ ने कहा है कि जिसके सोमवार को छुट्टी रहती है उसका क्या। हालांकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन सभी सवालों का जवाब भी दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी इंटरपोल के 90वीं महासभा को उद्घाटन किया है। इस मौके पर अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि विविधता और लोकतंत्र को कायम रखने में भारत दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 99 वर्षों में इंटरपोल ने 195 देशों में विश्व स्तर पर पुलिस संगठनों को जोड़ा है। यह कानून ढांचे में अंतर के बावजूद है। भोपाल में लाडली लक्ष्मी योजना 2 के तहत कॉलेज में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12,500 रुपये प्रोत्साहन राशि बांटेंगे। कार्यक्रम भोपाल स्थित रविंद्र भवन में 2 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से 1,500 लड़की लक्ष्मी बालिका और उनके अभिभावक को आमंत्रित किया गया है। यह कार्यक्रम पहले 8 एवं फिर 14 अक्टूबर को प्रस्तावित था, पर मुख्यमंत्री की व्यवस्था के चलते स्थगित कर दिया गया। प्रदेश में 42 लाख लाडली लक्ष्मी है। इनमें से करीब 78,000 बालिकाओं ने इस साल कॉलेज में प्रवेश लिया है। मध्य प्रदेश में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। 1.5 माह में 579 मरीज मिले हैं। यह उन मरीजों की संख्या है जिन्होंने एलाइजा टेस्ट कराया है। कई मरीज निजी अस्पताल में रैपिड किट से जांच करा रहे हैं, जिनकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक नहीं पहुंच रही। इस साल सबसे ज्यादा 165 मरीज भोपाल में मिले हैं। ग्वालियर में 152, विदिशा में 146 और जबलपुर में 106 मरीज सामने आए। बाकी जिले में मरीजों की संख्या 100 से कम है। प्रदेश में कपास खरीदे पर लागू मंडी टैक्स के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि निमाड़ की प्रमुख कपास मंडियों ने व्यापारियों ने खरीदी रोक दी है और जिनिंग मिलों ने भी 11 अक्टूबर से काम बंद कर दिया है। कारोबारी मंडी टैक्स कम करने की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों की मांग का समर्थन करते हुए भाजपा नेता भी सामने आ रहे। पूर्व महापौर और पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मंडी टैक्स कम करने और हड़ताल खत्म करने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 तरह के आइटम पर प्रतिबंध लगने के बावजूद शहर में धड़ल्ले से उनका उपयोग हो रहा है। इसको देखते हुए नगर निगम और पॉलिथीन की थैलियों के विकल्प के तौर पर कपड़ों के थैले तैयार करने जा रहा है। गत जुलाई माह में स्व सहायता समूह ने ये थैले कराए गए थे, लेकिन अब दोबारा से अभियान चलाकर ये थैले तैयार कराए जाएंगे ताकि इन्हें पॉलिथीन के विकल्प के तौर पर उपयोग किया जा सके। स्वयं सहायता समूह के सीधे बिक्री के कारण ये थैले बाजार से मिलने वाले थैलों के दाम से सस्ता होंगे। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि कपड़े के थैले का उपयोग करें। महाराष्ट्र के पुणे में इस बार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार यहाँ जो बारिश हुई है वैसी बारिश 140 सालों में नहीं हुई। पुणे में अक्टूबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में इतनी बारिश पिछले 3 पीढ़ियों में भी कभी नहीं देखी। कई घरों में पानी भर गया और घर के कई निचले तल पानी में डूब गए। कई गाड़ियां तो पानी में बहते हुए दूर तक चली गई। जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से 18 अक्टूबर की रात से 19 अक्टूबर की सुबह तक तेज बरसात का अलर्ट जारी किया गया है और निचले इलाकों में रहने वालों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है।
स्कॉटलैंड में की गई एक स्टडी से पता चला है कि कोविड-19 से संक्रमित 20 से एक शख्स अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। इसके साथ ही कोरोना से संक्रमित हर 10 में से 4 मरीजों का कहना है कि वे कोरोना संक्रमित होने के कई महीनों बाद भी अभी तक पूरी तरह से नहीं उभरा है। नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में बीते हफ्ते इस स्टडी को प्रकाशित किया कि यह स्टडी 10,000 लोगों पर की गई है, जिससे शोधकर्ताओं ने लंबे समय तक कोरोना के जोखिमों का अध्ययन किया है। केंद्र सरकार द्वारा सोमवार यानी 17 अक्टूबर को 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त ट्रांसफर की गई थी। और आपको बता दें कि फिलहाल कई किसानों के खाते में 2,000 रुपए की राशि अभी भी नहीं पहुंची। इन किसानों को धैर्य बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। दरअसल किसानों के खाते में धीरे धीरे इस योजना का राशि पहुँच रहा है। परेशान किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉल सेंटर स्थापित भी किया है। 18 अक्टूबर के बाद अपने बैंक के नजदीकी ब्रांच में जाकर पासबुक में एंट्री। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।